गुड मॉर्निंग बेटा। अब तक हम चैप्टर नंबर 4 जो हमारा चैप्टर चल रहा था रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, उसमें कुछ अभिक्रियाएं हम कर चुके हैं। एक बार इसका क्विक रिवीजन ले लेते हैं। यहाँ पे नोटबुक नहीं है मेरे पास, इसलिए आज मैं बुक से ही करा रही हूँ। एक बच्चा लेके गया हुआ है बेटा, तो तब तक आप इससे कर लो। संयोजन अभिक्रिया मैंने आपको समझाया था। संयोजन का मतलब क्या था? जुड़ना। जब दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाएंगे। एग्जाम्पल क्या लिया था हमने? ये क्लास में दो बच्चे अलग अलग बेंच पे बैठे हैं और फिर मैंने उनको एक साथ बिठा दिया ताकि वो एक दूसरे की हेल्प कर पाएँ। ठीक है, तो संयोजन में क्या हुआ? दो अलग अलग बच्चे बैठे हुए थे, उनको एक साथ बिठाया दिया, मतलब दो अभिकारक थे, वो उनको मिलाकर एक उत्पाद बना दिया, तो वो क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब जुड़ना, जब दो अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद था अपघटन। अपघटन का मतलब क्या था? टूटना। संयोजन का उल्टा। अब क्या था? वो दो बच्चे जो एक साथ बेंच पे बैठे हुए थे वो बातें करने लगे थे, तो मैम ने क्या किया? दोनों को फिर से अलग अलग बेंच पे बिठा दिया। ठीक है, अपघटन क्या हुआ फिर? कि एक अभिकारक टूटकर दो उत्पाद बनाएगा। दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा तो उसको क्या कहेंगे? अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। अपनी नोटबुक निकाल के रखना बेटा, तभी समझ आएगा। ऐसे वीडियो सुनने से समझ नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद है विस्थापन। विस्थापन में क्या समझाया था? जब एक अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को हटाकर उसकी जगह स्वयं ले लेती है। जैसे क्या था? मैंने एग्जाम्पल लिया था कि मॉनिटर के पास थोड़ी सी ज़्यादा पावर होती है दूसरे बच्चों की बजाय। तो दो बच्चे साथ बैठे हुए थे, मॉनिटर ने एक बच्चे को उठाया और कहा कि तू पीछे चला जा, और उसकी जगह पे खुद बैठ गया। ठीक है, तो वो क्या था? विस्थापन अभिक्रिया। इसका एग्जाम्पल हमने लिया था Fe + CuSO4। Fe हमारा क्लास का मॉनिटर है, इसने Cu को उठाया और उसकी जगह पे खुद बैठ गया और Cu को बाहर निकाल दिया। ये तो क्या? फिर ये विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, जब एक अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को हटाकर उसकी जगह पे स्वयं आ जाती है, तो वो क्या होगी? विस्थापन अभिक्रिया। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या था? जब ये दोनों अभिकारक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, आयनों का आदान प्रदान करेंगे अभिकारक। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? जब दोनों ही अभिकारकों में जो तत्व हैं वो उनके यौगिकों को आपस में तोड़ के उनकी जगह पे अपनी अपनी जगह एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, ऊष्माशोषी में क्या था? ऊष्मा का अवशोषण होगा, मतलब ऊष्मा अब्जॉर्ब की जाएगी। जैसे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है हमारा, तो उसमें पौधे हैं खाना बनाने के लिए सूर्य से ऊष्मा अवशोषित करते हैं, तभी वो खाना बना पाते हैं, तो वो क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जैसे हम सांस लेते हैं तो हम लेते टाइम हम ठंडी हवा अंदर लेके जाते हैं और छोड़ते हैं तो गर्म हवा आती है हमारे बाहर, तो वो क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि ऊष्मा बाहर निकलती है। सांस लेने के टाइम पे ऊष्मा बाहर निकल रही है। ऊष्मा मतलब गर्माहट। ठीक है, तो वो बाहर निकल रही है। ऐसे हमारे शरीर को जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते टाइम भी हमारे शरीर को थोड़ी गर्माहट महसूस होती है, वो भी क्या है? खाने का टूटना भी क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है बेटा, ये अभिक्रियाएं हम यहाँ तक कर चुके थे। अब हमारे पास थोड़ी सी अभिक्रिया और बढ़ती है, उपचयन, अपचयन और रिडॉक्स अभिक्रिया। अपचयन, उपचयन और होती है रिडॉक्स। उपचयन, अपचयन। उपचयन को रिडक्शन बोलते हैं और अपचयन को इंग्लिश में ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और इन दोनों को मिला के रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, इसी से बनता है हमारा रिडॉक्स अभिक्रिया। इसको उपचयन अपचयन साथ साथ में भी लिख के बोल सकते हैं। उपचयन अपचयन ये एक साथ होगा तो वो क्या होगी? रिडॉक्स अभिक्रिया होगी। अभी समझाती हूँ मैं आपको ये अभिक्रिया भी। एक बार यहाँ देखो, उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? उपचयन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे Cu, उपचयन का बता रही हूँ पहले। Cu + O2 मिलके क्या बनाया? CuO बना दिया, तो ये क्या है? उपचयन अभिक्रिया है। उपचयन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए, कॉपर अलग बैठा था, ऑक्सीजन अलग बैठा था, दोनों आपस में एक ही बेंच पे बैठ गए हैं अब। ठीक है,
तो ये क्या होगी हमारी उपचयन, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए। वैसे इसकी 3 डेफिनेशन होती हैं उपचयन की। पहले मेनली ये हम याद करेंगे कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए। अपचयन क्या होता है, इसका उल्टा, जिसमें ऑक्सीजन हट जाए। इसी को उल्टा करके लिख दोगे अगर आप CuO, इसको अगर उल्टा करके रख दो Cu प्लस O2 बाहर निकल गया, तो ये क्या हो जाएगी हमारी अपचयन अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीजन दूर हो जाए। उपचयन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए इसके साथ। 2 अलग अलग थे, कॉपर अलग था, ऑक्सीजन अलग था, दोनों ने मिलके CuO बना दिया, तो ये क्या है उपचयन। और यहाँ पे ये टूट गए, CuO था, Cu प्लस O2 बना दिया, तो ये क्या है हमारा अपचयन अभिक्रिया है। और रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें उपचयन अपचयन साथ साथ हों। जैसे हम ले लें CuO प्लस में H2 गिव्स आउट Cu प्लस H2O। यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ था, लेकिन इधर हम अगर देखें तो यहाँ पे कॉपर से ऑक्सीजन हट गया, तो ये क्या हो गया हमारा हटना। हटना क्या होगा, अपचयन होगा। यहाँ पे हटा है ना, हटने का क्या होगा, अपचयन होगा। और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इसका क्या हुआ, उपचयन हुआ। क्या हुआ, उपचयन हुआ। ठीक है, एक याद करने का ट्रिक बता रही हूँ, छोटी सी नॉर्मल सी ट्रिक है, पेपर में मत लिख के आना, पेपर के लिए नहीं है, तुम्हें सिर्फ समझने के लिए। उपचयन, उपचयन, यहाँ पे हम उप्स अगर बोलते हैं, हम इंग्लिश का वर्ड है उप्स बोलते हैं। उप्स किससे शुरू होता है, ओ से, तो ओ मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा, उप्स, उप, उप्स, उप। ठीक है, उप्स में ऑक्सीजन जुड़ेगा, मतलब उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ेगा। ठीक है, और अपचयन इसका उल्टा होता है, इसको याद कर लेना, एक को याद करना ज़रूरी है कि उपचयन में उप्स बोलते हैं, तो उप्स में ओ से शुरू होता है, तो ओ से शुरू होता है तो ऑक्सीजन जुड़ेगा, उप, उप्स, ऑक्सीजन जुड़ेगा। ठीक है, उप, उप्स, ऑक्सीजन जुड़ेगा। और इसका उल्टा है अप वाले में ऑक्सीजन हट जाएगा। ठीक है, और इसमें उपचयन अपचयन साथ साथ हों, वो होती है हमारी रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल कर लिया है। एक बार इनकी और डेफिनेशन भी होती है बेटा, उपचयन अपचयन। कुछ पॉइंट्स हैं मैं बता रही हूँ मैं आपको। उपचयन, उपचयन को याद करने का क्या तरीका बताया मैंने, उप्स, उप्स मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होता है, हाइड्रोजन हटेगा, और या फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा ये। ठीक है, और अपचयन इसका उल्टा होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन हटेगा। ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाएगा। दूसरा, हाइड्रोजन यहाँ पे हट रहा है तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जुड़ेगा तो होगा अपचयन, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाएगा। ठीक है, और थर्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन का त्याग, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, ये क्या होगा, अपचयन होगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। किसी में आपको ऑक्सीजन ना मिले आपको और आप कहो कि मैम आपने तो ऑक्सीजन वाला ही करवाया था, तो आपको हाइड्रोजन को देखना है, पर इसको ध्यान ऐसे ही रखना है कि उप्स, उप, उप्स, उप, ओ से शुरू होता है तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा। सिर्फ एक पॉइंट ही याद रखो, ये ऑक्सीजन जुड़ेगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक तरह से इसमें दुश्मन है, अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन को हटना ही पड़ेगा, और हाइड्रोजन हटेगा तो ये हो गया उपचयन। ठीक है, और इसके उल्टे हैं वो होगा अपचयन। जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे हम, देखो यहाँ पे ये पहला एग्जाम्पल तो मैं करवा चुकी हूँ, CuO प्लस में H2, तो CuO ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, इसके साथ लगा हुआ था कॉपर के साथ, दोनों कॉपर और ऑक्सीजन एक बेंच पे बैठे हुए थे, लेकिन कॉपर को अलग बिठा दिया और हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ चला गया। ठीक है, कॉपर अलग बिठा दिया, कॉपर से ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन का हटना क्या होगा, अपचयन होगा। ऑक्सीजन हटेगा तो अपचयन होगा। और हाइड्रोजन अलग बैठा हुआ था, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होगा, उपचयन। ऑक्सीजन जुड़ा, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया ना इसके साथ, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, तो ऑक्सीजन जुड़ा तो उसका उपचयन हुआ। ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ा, उप्स, उपचयन होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो अब ZnO प्लस C गिव्स आउट Zn प्लस CO। ठीक है, ZnO, जिंक और ऑक्सीजन साथ साथ थे, लेकिन यहाँ पे जिंक अलग हो गया,
तो जिंक अलग हो गया तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीजन से अलग हो गया ना, ऑक्सीजन हट गया, इससे ऑक्सीजन हट गया तो अपचयन हो गया। अपचयन और उपचयन में कंफ्यूज मत होना बेटा, तो इसका अपचयन हो गया। लेकिन कार्बन है वो अकेला बैठा हुआ था, लेकिन इधर क्या आ गया, कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया तो इसका क्या हो गया, उपचयन हो गया। ठीक है, इसका उपचयन हो गया। तो और ये दोनों साथ साथ हो रहे हैं, उपचयन अपचयन साथ साथ हो रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, रिडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, तो ये रिडॉक्स अभिक्रिया है। अगला एग्जांपल देखते हैं, MnO2 प्लस 4 मोल्स ऑफ HCl। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ऑक्सीजन किसके साथ है, मैग्नीज के साथ है, Mn के साथ है, लेकिन इधर मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका क्या हुआ, अपचयन। ऑक्सीजन हट गया तो अपचयन, ऑक्सीजन का हटना अपचयन, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन इधर ऑक्सीजन जुड़ गया है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, इसका उपचयन। इसका अपचयन हुआ और हाइड्रोजन का उपचयन हुआ, और ये दोनों अभिक्रिया एक ही अभिक्रिया में साथ साथ हो रही हैं, तो इसके लिए इसको क्या कहेंगे हम, रिडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे, जिसमें उपचयन अपचयन एक ही अभिक्रिया में एक साथ साथ होते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आया। एक पॉइंट और था इसमें, ये ऑक्सीजन मैंने थर्ड पॉइंट कराया था यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना उपचयन होता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अपचयन होता है। ये अलग वाला, ये वाला पार्ट अब यहाँ पे दे रखा है, Cu प्लस I2 गिव्स आउट Cui। अब यहाँ पे देखो तो तुम देखोगे यहाँ पे ना तो ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है, तो कैसे पता चलेगा कि इसने मतलब इसका उपचयन हुआ या अपचयन हुआ। तो इसको देखने के लिए आपको यहाँ पे Cu प्लस I2 पहली अभिक्रिया जो है यहाँ पे दे रखी है। कॉपर को हम कैसे लिख सकते हैं कि कॉपर Cu2 प्लस होता है, मतलब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, इसके बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल होना चाहता है, स्थिर होना चाहता है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन को त्याग करने वाला क्या होता है, उपचयन होता है। जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, देता है, देने वाला उपचयन होगा, और जो लेने वाला है I2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, तो इसका क्या होगा, अपचयन होगा। ठीक है, ये आप सोच रहे होगे कि 2 इलेक्ट्रॉन का हमें कैसे पता चलेगा कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन थे इसके बाहर वाले शेल में और इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे हैं, तो इसका कैसे पता चलेगा। तो जब तुम 6 चैप्टर करोगे ना बेटा, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, वहाँ पे आपको अच्छे से समझाया जाएगा ये कि किसके सेल में, कौन से तत्व के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने वो डोनेट कर सकता है, कितनी उसकी संयोजकता है, सारे क्वेश्चन उसमें करवाए जाएंगे। अभी के लिए आप थोड़ा सा समझ लीजिए बस। ऐसे ये था Fe प्लस में S2 Fe प्लस में S गिव्स आउट FeS, तो आयरन और सल्फर को जोड़ के आयरन सल्फाइड बनाया गया। तो इसको ले कैसे क्या किया गया, Fe के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे बाहर वाले शेल में, वो 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, तो Fe2 प्लस हो जाएगा, त्याग करेगा इलेक्ट्रॉन का, और जो सल्फर है जो दूसरे वाला है ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। S प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो आयरन के थे वो ग्रहण किए और सल्फर आयन बनाया, S2 माइनस आयन बनाया है, तो ये क्या होगा, इसका अपचयन हुआ। और जो आयरन था, आयरन का उपचयन हुआ क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं और सल्फर ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, इसलिए इसका अपचयन हुआ है। ठीक है, ऐसे ही कॉपर में इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं कॉपर ने, और आयोडीन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, तो इसका कॉपर का उपचयन हुआ है और आयोडीन का अपचयन हुआ है। और यह अभिक्रिया कौन सी है, रिडॉक्स अभिक्रिया है, जिसमें दोनों के दोनों साथ साथ हो रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों डेफिनेशन मैं आपको करवा चुकी हूँ पहले ही। ध्यान तो मेनली आपको ऑक्सीजन का ही रखना है कि ऑक्सीजन जुड़ेगा या हटेगा। ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उपचयन होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उपचयन। ठीक है, और उसका उल्टा है अपचयन, ऑक्सीजन उसमें हट जाएगा। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मैंने आपको बताया कि आपस में इस पॉइंट के लिए वो एक दूसरे के दुश्मन हैं। अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन तो भागेगा वहाँ से, तो ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन को हटना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, तो वो तीनों डेफिनेशन किसकी हैं, उपचयन की। और ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, ये तीनों डेफिनेशन किसकी हैं, अपचयन की। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप क्लास में मेरे से पूछ सकते हैं। अब हमारे दैनिक दिनचर्या में हमारा मतलब रिडॉक्स अभिक्रिया का प्रभाव क्या होता है, ये पूछा गया है। तो इसमें मतलब जैसे हमारा
किसी भी चीज़ पे जंग लग जाता है, लोहे पे जंग लग जाता है, या फिर हम देखते हैं संक्षारण हो जाता है चांदी का, या फिर तांबे की पित्तल के बर्तनों पे भी संक्षारण हो जाता है, तो वो रिडॉक्स अभिक्रिया का ही प्रभाव है। और एक हमारा खाना खराब हो जाता है, विकृत गंधिता जिसको बोलते हैं, और आगे समझाऊंगी अभी, तो वो भी किसका उदाहरण है, रिडॉक्स अभिक्रिया का ही उदाहरण है, संक्षारण और विकृत गंधता। ठीक है, अब पहले संक्षारण क्या होता है, जब हवा, ऑक्सीजन और नमी की प्रेजेंस में, नमी की उपस्थिति में कोई भी धातु के ऊपर एक पतली परत जम जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जंग लगना भी बोलते हैं इसको, लोहे में मेनली जंग लगना। क्या बोल रखा है, जंग लगना एक विनाशकारी अभिक्रिया है जिसमें धातुओं का हवा और नमी की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, जैसे लोहे को ही हम देखते हैं, हम घर में अगर लोहे के को थोड़ा पानी के पास रख दें तो जल्दी ही वो जंग लग जाती है। तो हवा और नमी की उपस्थिति में जब लोहे के ऊपर एक पतली परत जम जाना, उसका ऑक्सीकरण हो जाना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। तो क्या सिर्फ लोहे का ही संक्षारण होता है और किसी धातु का नहीं होता? हम देखते हैं चांदी भी हमारी काली पड़ जाती है, वो भी क्या है, संक्षारण का ही उदाहरण है। और तांबे के और पीतल के बर्तन हैं वो थोड़े से ग्रीन कलर के हो जाते हैं, तो वो भी क्या है, संक्षारण के ही उदाहरण है। बहुत नुकसान कर देता है। ये तो हमारे छोटे छोटे उदाहरण हैं घर के लिए, हम इजीली ठीक भी कर सकते हैं। चांदी को भी हम मतलब जैसे हमारे आभूषण उनको हम वॉश कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। लेकिन अगर जैसे बड़े बड़े पुल होते हैं उनके ऊपर जंग लग जाए तो वो पुल ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, टूट जाए तो बहुत ज़्यादा क्षति होती है। गाड़ियाँ जो हैं वो जान की भी और गाड़ियों की भी, माल की भी बहुत ज़्यादा क्षति होती है। तो संक्षारण बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी प्रक्रिया है। ठीक है, और उसके बाद इसको रोकने के उपाय क्या हैं, हम जंग को लगने से कैसे रोक सकते हैं? घर में तो हम अपना देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे जंग लगा हुआ है उसको साफ़ कर देंगे, लेकिन बड़े बड़े ब्रिजेस वगैरह हैं, पुल वगैरह हैं, या कोई और प्रोजेक्ट है उसमें हमने स्कूल की बिल्डिंग बनवा रखी है, उसमें अगर हमने लोहे का इस्तेमाल कर रखा है तो वहाँ पे कौन ध्यान देगा भाई? वहाँ पे तो बार बार, तो हम कैसे जंग को रोक सकते हैं? वहाँ पे जंग को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ये जैसे हम घर पे भी करते हैं कि कुंडी वगैरह होती हैं या लोहे के गेट होते हैं तो उनके ऊपर हम पेंट कर देते हैं। पेंट करने से क्या होगा, जो हवा और नमी की उपस्थिति में आपस में वो धातु और वो रिएक्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो वो परत जम ही नहीं पाएगी, जिसकी वजह से हमारी जो धातु है वो बच जाएगी। ठीक है, हम अपने घर में भी करते हैं, लोहे के गेट वगैरह होते हैं तो उसको हम पेंट कर देते हैं। घर पे गेटों की जो कुंडियाँ होती हैं, या फिर हम देखते हैं हमारे जो बेंच स्कूल में आते हैं तो स्कूल के बेंच को अच्छी तरह से पेंट किया हुआ होता है। ठीक है, वो इसीलिए पेंट करते हैं बेटा, ताकि उनको जंग ना लगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट मैंने पहला, जो इसका लास्ट वाला पॉइंट था ये मैंने पहले ही बता दिया कि पेंट लगाकर हम जंग को रोक सकते हैं। दूसरा पॉइंट, कम ऑक्सीकारक प्रवृत्ति की धातु की पतली परत चढ़ा दी जाती है। मतलब जो धातु थोड़ा कम रिएक्ट करे, कम उसका ऑक्सीकरण हो, उसकी हम उसके ऊपर परत लगा देते हैं, अधिक क्रियाशील धातु के ऊपर, जिससे क्या होगा कि जो संक्षारण होगा वो पतली धातु का परत का ही होगा। जो हमारी मेन धातु है, जैसे लोहा ही है, लोहे के ऊपर हमने एक पतली परत चढ़ा दी किसी दूसरी धातु की, तो उस पतली धातु की ही संक्षारण होगा, लोहे का संक्षारण नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से कि कम ऑक्सीकारक प्रवृत्ति, जो कम ऑक्सीकरण होगा जिसका, उस धातु की परत हम चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी मेन धातु है वो बच जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, धातु को दूसरी अधिक क्रियाशील धातु जिसका अधिक आसानी से ऑक्सीकरण हो जाता है के साथ जोड़ दिया जाता है या उसकी परत चढ़ा दी जाती है। जैसे उदाहरण के लिए क्या बोले, जंग से रक्षा करने के लिए जिंक की परत चढ़ा मैग्नीशियम के साथ जोड़ देते हैं, मैग्नीशियम के ऊपर जिंक की परत चढ़ा देते हैं तो जिंक का ऑक्सीकरण हो जाएगा, मैग्नीशियम बच जाएगा। और लोहे के लिए भी बोल रहे हैं, लोहे की छड़ को पिघला हुआ जस्ता में डुबोकर उसकी सतह पर एक परत बना दी जाती है, और लोहे के ऊपर जस्ते की परत को चढ़ाने को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण विधि कहते हैं। लोहे की हम बात करें, लोहा हम अपने डेली रूटीन में देखते ही हैं, उसके ऊपर जस्ते की मतलब जिंक की अगर हम परत चढ़ा देते हैं तो उस प्रक्रिया को हम गैल्वेनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो उससे हमारा लोहा बच जाएगा, जिंक का ऑक्सीकरण होता रहेगा, लोहा हमारा धातु सुरक्षित रहेगी। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जंग को रोकने के लिए। तो एक संक्षारण वाला पॉइंट हो गया रिडॉक्स अभिक्रिया का। दूसरा विकृत गंधिता। विकृत गंधिता
क्या होती है, जैसे हम थोड़ी देर के लिए अपने घर पे खाना बना के छोड़ दे, थोड़ी देर के लिए क्या मतलब, जैसे तुमने सुबह खाना बनाया है, तुम एक दिन या 2 दिन इसको छोड़ दो तो तुम देखोगे कि उसमें झाग से बन जाते हैं, उसकी स्मेल भी चेंज हो जाती है, और तुम टेस्ट तो करो तो बहुत ही ज़्यादा गंदा टेस्ट हो जाता है। तो वो क्या होता है, हमारा विकृत गंधिता के कारण होता है। विकृत गंधिता क्या होती है कि तेल या वसा वाले खाने का ऑक्सीकरण हो जाता। संक्षारण क्या होता था, हवा और नमी की उपस्थिति में धातु का ऑक्सीकरण, लेकिन इसमें क्या है, वसा या तेल का ऑक्सीकरण। ठीक है, उसको विकृत गंधिता बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारा खाना खराब हो जाता है। ऑक्सीकरण की वजह से जो हमारे खाने में तेल या वसा का जो हम इस्तेमाल करते हैं, वसा क्या होती है, चिकनाहट, जैसे घी का इस्तेमाल करें, रिफाइंड का इस्तेमाल करें या तेल का इस्तेमाल करें, वो सब क्या है, वसा है। तो हवा की उपस्थिति में उसका तेल या वसा का ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा खाना खराब हो जाता है। उसी की वजह से हमारा खाने का टेस्ट भी खराब हो जाता है, और उसका स्मेल भी उसमें से बहुत बुरी आती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। गंध मतलब स्मेल, विकृत मतलब गंदी, बुरी स्मेल। तो विकृत गंधिता, जिसकी वजह से खाने में बुरी स्मेल हो जाए, बुरा टेस्ट हो जाए, तो वो हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। कैसे बचाते हैं हम फिर खाने को विकृत गंधिता से, जैसे हम अचार बनाते हैं, तो अचार बनाने में हम क्या करते हैं, उसको तेल के अंदर डुबो के रखते हैं, डीप फ्राई कर देते हैं उसको, और उसके अंदर हम नमक वगैरह डाल के रखते हैं। तो उससे हम क्या है, आम को वैसे रखेंगे थोड़े दिन के लिए तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, लेकिन डीप फ्राई करके रखेंगे तो काफ़ी टाइम बाद ख़राब होगा, जल्दी से ख़राब नहीं होगा, या ये बोलते हैं कि अचार तो ख़राब ही नहीं होता है। और एक एग्जांपल ये भी है कि आप नाइट्रोजन गैस का, आपको पता हो, चिप्स वगैरह के पैकेट आप लेके आते हो तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है, ताकि वो तेल या वसा जो है चिप्स के अंदर वो ऑक्सीकरण ना कर पाए, और जिसकी वजह से उनका टेस्ट ख़राब ना हो। ठीक है, तो वो नाइट्रोजन गैस भरी होती है। जैसे इस पैकेट को खोल दोगे, गैस बाहर निकल जाएगी, और उसके बाद तुम चिप्स को छोड़ दोगे खाली, तो जल्दी ही उनका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ताकि वो जो तेल या वसा चिप्स के अंदर है उसका ऑक्सीकरण ना हो, और ऑक्सीकरण नहीं होगा तो उसका टेस्ट या फिर उसकी स्मेल ख़राब नहीं होगी। ठीक है, विकृत गंधिता। आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 बेटा कंप्लीट हो जाता है। कोई प्रॉब्लम है तो आप क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है।